Hello student, first of all how are you? I hope you all are fine. Students, सरस्वती शिक्षण सदन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। अपने जियोग्राफी में चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपने एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में, जिसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अपने जैसे लास्ट लेक्चर में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था, एक ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है। ये एक दूसरे के अपने कह सकते हैं कि उलट हैं, ठीक है, या इन्वर्स हैं। इनके करैक्टर एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं, डिफरेंस होता है। ये वो इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, तो ये हो गया। वो सबसिस्टेंस होता है, ये कमर्शियल होता है। ठीक है, ये कुछ फ़र्क आगे और भी, जैसे आपको कई बार क्वेश्चन भी आया है कि उसमें एक डिफरेंस भी जैसे इनमें पूछ लें, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा किस में होता है, वो आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, और कम इसमें होगा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। और पर पर्सन प्रोडक्शन ज़्यादा किस में होगा, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में, और पर पर्सन प्रोडक्शन जो आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग है इंटेंसिव, उसमें कम होगा, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन साइज का डिफरेंस होता है। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, जैसा कि इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े एरिया पे बड़ा विस्तार होता है इसका। कमर्शियल मतलब इसका जो यूज़ होता है वो कमर्शियल यूज़ होता है, बेचने के लिए मार्केट में यूज़ होता है। ग्रेन मेनली इसमें जो फूड ग्रेन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है। तो ये जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है, जनरली इसमें अपने बात करते हैं कि ये डेवलप्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होती है, बड़े बड़े फार्म्स में होती है। और अपने कह सकते हैं इसमें जो क्रॉप्स आती है, मेनली क्रॉप जो होती है वो वीट क्रॉप होती है। वीट के अलावा यहाँ पे बार्ले आ जाएगा, ठीक है, कॉर्न आ जाएगा, राई आ जाएगा, और ऑट्स आ जाएगा। ठीक है, ये तीन चार क्रॉप जो इसमें है वो आपको मिलती है। जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने करेंगे। और आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बता दी थी, जब अपने पेस्टोरलिज्म कर रहे थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे आप लोग जो पेस्टोरलिज्म का सेकंड पार्ट जिसमें पढ़ रहे थे, जो कमर्शियल पेस्टोरलिज्म है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग थी, वो ग्रासलैंड में हो रही थी। उन्हीं ग्रासलैंड में मैंने आपको बताया था कि उनको क्लियर करके ग्रासलैंड को वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट की जाएगी या की गई है, वो अपने आगे बढ़ेंगे, तो वो यही थी। तो एक्चुअल में इसका अपने जियोग्राफिकली रीजन की बात करें तो ये मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट के मिडल पार्ट में ये आपको मिलती है। और यहाँ पे आपको इनको मिड लैटिट्यूड रीजन भी बोल देते हैं, मतलब 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो रीजन है मिड लैटिट्यूड, और कॉन्टिनेंट के भी मिडल पार्ट में आपको ये जो कल्टीवेशन है वो देखने को मिलेगी। जनरली वो सेमी एरिड रीजन होते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में है, तो ओशियन से दूर होते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी का वहाँ अफेक्ट होता है दोनों तरफ से ही, चाहे ईस्टर्न साइड से या वेस्टर्न साइड से, दोनों तरफ से जो अपने कह सकते हैं रेनफॉल की विंड आती है, मॉइस्चर वाली विंड आती है, वो यहाँ आते आते अपना मॉइस्चर खो देती है। यहाँ पे रेनफॉल एवरेज टाइप का अपने कह सकते हैं 25 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो वहाँ पे जनरली ग्रासलैंड के लिए वो सूटेबल प्लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आ गया, मिड लैटिट्यूड में आ गया, तो कम रेनफॉल से भी यहाँ पे अच्छी घास हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जनरली उसमें जो विंटर सीजन की क्रॉप्स होती है वो ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि रेनफॉल सफिशिएंट हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से कम रेनफॉल भी यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से इस रीजन में अपने एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन भी की जा रही है। तो इसमें
वीट आ गया, बार्ले, कॉर्न, राई और ओट्स। इसमें अपने कह सकते हैं लार्ज फार्म होते हैं, ठीक है, लार्ज फार्म होते हैं। तो उन लार्ज फार्म में अपने प्लगिंग से लेकर सोइंग और हार्वेस्टिंग, जो ये सारे प्रोसेस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मशीनरी के द्वारा, या अपने कह दें ये मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सारे का सारा मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है। बड़े बड़े एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टूल्स, कंबाइन, हार्वेस्टर यूज़ किए जाते हैं। एक साथ ही उनको सोइंग कर दी जाती है, प्लगिंग कर दी जाती है, सोइंग कर दी जाती है और हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। तो मतलब एक्सटेंसिव लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे वहाँ पे जो काम है वो होता है। और इसके अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या जैसे मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सभी कॉन्टिनेंट में, आपको अंटार्कटिका में तो चलो मिलते ही नहीं है, सभी कॉन्टिनेंट रीजन में आपको ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अपने वर्ल्ड मैप की बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि थर्टी टू 45 के बीच की एरियाज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको वो मिलता है। एक तो इसमें मिलेगा ये वाला रीजन आ जाएगा, एक ये वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पे रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट आपका यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों रीजन में मिलता है उसको अपने बोल देते हैं स्टेपीज, ठीक है। जो कनाडा और यूएसए में मिलता है उसको अपने बोल देते हैं प्रेरीज, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा। जो साउथ अमेरिका में मिलता है उसे अपने बोल देते हैं पंपास। साउथ अफ्रीका में मिलता है उसे अपने बोल देते हैं वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रीजन में मिलता है, इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। जनरली ये ग्रासलैंड के नेम होते हैं, बट यहाँ पे इसको आपकी बुक में एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के अलग अलग जो रीजन है उसके लिए इनको डिफरेंट नेम जो वर्ड में है वो यहाँ दे दिए गए हैं। इससे नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप है, एग्रीकल्चर का टाइप है, वो आ जाएगी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स किसका मिक्सिंग होगी? ये एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। ये मोस्टली वर्ल्ड के डेवलप्ड रीजन में ही की जाती है। और जनरली ये ध्यान रखना, जब आप मैप देखोगे बुक में, अभी यहाँ पे अपने बनाएंगे भी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज जो पहले अपने रीजन करके गए ना, जैसे अपने पेस्टोरलिज्म में किया था, जिसमें अपने कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में किया था, वही रीजन आए थे। अभी जो अपने करके गए हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, वही रीजन आए थे लगभग। मिक्स्ड फार्मिंग में भी ऑलमोस्ट वो सेम, उसके आसपास के रीजन ही आएंगे। मतलब वहीं पे जो ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, मिड लैटिट्यूड में वहीं पे ग्रासलैंड है, वहीं पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो रही है, वहीं पे मिक्स्ड फार्मिंग हो रही है। तो इनके रीजन आपको कोई ज़्यादा इसमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, लगभग एक जैसे होंगे। तो मेनली ये आपको मिलेंगे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का रीजन आ जाएगा इसमें। इसके साथ आपको मिल जाएगा ईस्टर्न अमेरिका, और इसमें मिल जाएगा आपको सम पार्ट्स ऑफ यूरेशिया
और एक मिल जाएगा आपको टेम्परेट मिडल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन साउदर्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आ जाएगा। अपने मैप में भी देख लें तो लगभग सेम जैसे अपने पहले करके गए हैं वही आपको कंडीशन यहाँ पे मिलने वाली है। पहले वाला मैप थोड़ा सा जल्दबाजी में अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल ही, कोई नहीं, समझने के लिए ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही रीज़न आ जाएंगे इसमें, उसके आसपास के ही रीज़न, ये वाला रीज़न भी आ जाएगा, ये वाला रीज़न भी आ जाएगा, थोड़ा सा ये वाला रीज़न है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसको नहीं शो किया हुआ इतना। तो ये है मिक्स्ड फार्मिंग के रीज़न। अब अपने इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जनरली जो मिक्स्ड फार्मिंग है इसमें फूड ग्रेन के साथ साथ फॉडर क्रॉप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मेनली वीट, मेज, ओट्स, राई, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स इसकी कल्टीवेशन की जाती है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे कैटल्स, शीप, पिग एंड पोल्ट्री, इनके ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना क्रॉप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मेनली क्या पर्पस होता है इनका, जैसे वीट का यूज तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए कि इनको बेचने के लिए कर देते हैं। बाकी जो भी ये मेज़ है, ओट्स है, राई है, फॉडर है, रूट क्रॉप है, इनका यूज़ ये क्या करते हैं, इन पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं, इन एनिमल को खिलाने के लिए करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ता है, उसमें जो मीट की क्वांटिटी है वो बढ़ती है। फिर उन जो एनिमल है उनको वो मीट के लिए या खुद प्रोसेसिंग करके या यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ बेच देते हैं। मतलब पशुओं को खिलाया पिलाया जाता है, उनसे मीट प्राप्त करने के लिए मीट का वो एक्सपोर्ट करते हैं आगे। तो इसमें एक सिस्टम होता है मिक्स्ड फार्मिंग में। जनरली वो सिस्टम क्यों बनाया जाता है, उसमें एक तो होता है आपका क्रॉप रोटेशन प्रोसेस और एक होती है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्यों बनाए जाते हैं, फॉर मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये दोनों प्रोसेस, प्लस इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, कैपिटल इंटेंसिव है ये, तो उसका यूज़ अपने इसमें किस में करते हैं, एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने में, इसके साथ साथ मतलब नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन करने के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। ठीक है, प्लस जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बनाने में, बिल्डिंग्स जनरली किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फॉडर। ठीक है, तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, स्टोरेज ऑफ फॉडर हो गया चारे के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर डालने के लिए, मैकेनाइजेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव है डेवलप्ड रीजन में ये की जाती है। इसमें जो इसका सिस्टम है क्रॉप रोटेशन, ये कैसे करते हैं, मान लो इनके पास जो फील्ड है, खेत है, उसके 4 पार्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, 4 पार्ट उसके हो गए। एक में तो जैसे उन्होंने वीट लगा दी एक टाइम, एक में उन्होंने कोई फॉडर क्रॉप लगा दी, एक में लगा दिया ग्रास, और एक को उन्होंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसको अपने फैलो बोल देते हैं, फैलो लैंड। अब एक सीक्वेंस के साथ में कि यहाँ पे मान लो वीट इस साल बोया है, अगले साल इसको फैलो कर देंगे, यहाँ पे वीट लगा देंगे ना, फॉडर को ग्रास की जगह, ग्रास ऐसे, मतलब इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, ये क्रॉप रोटेशन इसमें चलता रहता है।
ठीक है। ये इंटरक्रॉपिंग भी इसके साथ साथ की जाती है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसमें बराबर का ध्यान दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। इसमें जो मेन इनका पर्पस होता है, एक तो वो वीट का कमर्शियल यूज़ कर लेते हैं जैसे, और बाकी जो फॉडर क्रॉप्स हैं, ग्रास है, उसको ये मेज़ हो गया, ओट्स हो गया, ये सारे फॉडर क्रॉप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ जो ग्रास है उसको पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी मांस की क्वांटिटी, मीट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा उनको मिल सके। और उसके साथ साथ वीट का भी कमर्शियल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये होगी आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं, मिल्क एनिमल होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, उनको पाला जाता है। किसके लिए? उनसे दूध लेने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए, और डेयरी प्रोडक्ट उनसे प्राप्त करने के लिए, या उनको प्रोसेस करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है। जनरली ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव टाइप की फार्मिंग है इसमें, क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पे किया जाता है जो भी इसमें काम है। तो इसमें जो मशीनरी होती है जिसमें पशुओं को, ये अपने कह सकते हैं कि मिल्चिंग एनिमल इसमें पाले जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है तो इसमें कैपिटल का यूज़ क्या क्या किया जाता है? फीडिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, उनसे मिल्चिंग, दूध निकालने के लिए ऑफ एनिमल, ठीक है। तो इसके लिए जो भी इसमें इक्विपमेंट है वो यूज़ किए जाते हैं। ये इसके लिए कैपिटल इंटेंसिव वर्ड हो गया। इसके लिए बाद अपने और भी इसमें पढ़ेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होगी, पास्चराइजेशन फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, और अदर जो प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं वो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। पशुओं को चारा डालने के लिए भी मशीनों का यूज़ किया जाता है, जैसे वो आई गया फीडिंग का, उनका दूध निकालने के लिए भी मशीनों का यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ये अपने कह सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव है। इसमें जैसे कैपिटल इंटेंसिव में अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स होती हैं जनरली, जो दूध होता है जल्दी ख़राब होने वाली, इसके लिए फास्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। अगर ज़्यादा दूर तक लेके जाना है, ज़्यादा दिनों तक दूध को रखना है या डेयरी प्रोडक्ट को रखना है, तो उसके लिए अपने लिए रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए। पास्चराइजेशन, ये फैसिलिटी भी चाहिए, क्योंकि जो उसमें पास्चराइजेशन करना पड़ता है ताकि दूध खराब ना हो, है ना। एंड अदर प्रिजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। ये सारे यूज़ करने के लिए ये क्या हो जाती है, एक कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टाइप की ये एक फार्मिंग हो जाती है। जनरली जो इसका जो रीज़न है वो ऐसे रीजन में वेस्टर्न यूरोपियन रीजन हो गया मेनली सबसे फर्स्ट, ठीक है। अपने बात ही कर लें, लिख ही दें आपको इसके साथ साथ, और उसका थोड़ा सा मैप बना के भी समझा दें। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा वो फर्स्ट प्लेस जो आता है उसमें आता है वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। सेकंड इसमें आता है ईस्टर्न कनाडा। थर्ड साउथ हेमिस्फीयर में आता है आपका, इसमें आ जाएगा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। जनरली ये वाली जो क्रॉप है वो कोल्ड टेम्परेट रीजन में, या ये वाली जो फार्मिंग है कोल्ड टेम्परेट वाले रीजन में की जाती है, क्योंकि ठंडे इन्वायरमेंट में जो पशु है वो दूध ज़्यादा देते हैं, दूध ज़्यादा देते हैं, अच्छी क्वालिटी का देते हैं, उनसे अच्छे क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। और जनरली ये वाले जो रीज़न अपने लिखे हैं, ठीक है, मेनली इसमें जो ये और ये है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, और यहाँ पे
इंडस्ट्रियल रीजन है तो जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो इंडस्ट्री में काम करने वाले रहते हैं जो खुद मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं करते, वो डिमांड जनरेट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट की, उसके साथ साथ उनकी जो इनकम लेवल है यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप्ड रीजन में वो आ जाते हैं, इनकम लेवल भी ज़्यादा होता है तो वो जो डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं उनको वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये वाले रीजन में जो है ये आपको मिलेंगे। वेस्टर्न यूरोपियन रीजन हो गया फर्स्ट, यहाँ पे हो गया सेकंड, ये ऑस्ट्रेलिया रीजन हो गया, ये तस्मानिया हो गया और ये न्यूजीलैंड हो गया यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो ये तो मेन आपके ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये आपके इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले रहते हैं, डेवलप्ड रीजन है वैसे भी, और इनकी जो इनकम है, ठीक है, परचेजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होती है इस वजह से, और डिमांड भी होती है। तो इनके आसपास के रीजन में जो इंडस्ट्रियल रीजन है आसपास के रीजन में ही ये जो डेयरी फार्मिंग है वो डेवलप की जाती है ताकि उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल किया जा सके, वो अफोर्ड भी इनको कर सकते होते हैं। और यहाँ से ये वाले रीजन में ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, यहाँ से इन वाले रीजन में जो है इतनी दूर तक हज़ारों किलोमीटर तक भी जो आपको पास्चराइजेशन फैसिलिटी है, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उनकी हेल्प से यहाँ तक भी जो डेयरी प्रोडक्ट है वो पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैपिटल इंटेंसिव है, अपने कह सकते हैं फार्मिंग है, जिसमें जो टूल्स, इक्विपमेंट या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। लेबर इंटेंसिव भी है ये, क्योंकि जो भी पशुओं का दूध निकालने के लिए पर्सन भी चाहिए होते हैं मशीनों के साथ साथ। और एक चीज़ और कि जैसे जनरली जो फार्मिंग सिस्टम होता है अपना, रेज्ड फार्म्स होता है, एग्रीकल्चर वाला सिस्टम होता है जस्ट, उसमें क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या इंटरमीडिएट अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब साल के 2-3 महीनों में ही काम होता है, बाकी टाइम जो लोग हैं अनएम्प्लॉय हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये एक ऐसी फार्मिंग है, ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें पूरे साल ही काम जारी रहता है, कभी भी कभी कोई ऑफ सीज़न इसमें नहीं आता। ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। तो ये वाले रीज़न है, ये जनरली अपने कह सकते हैं कि 45 to 60 नॉर्थ वाले रीजन में है मेनली, तो ये वाले रीजन में आ जाते हैं। कुछ पार्ट ये भी है, ये 40 के आसपास का रीजन है, 45 तो यहाँ नहीं आएगा, ये फिर भी उसके आसपास चला जाएगा। तो ये वाले जो रीजन है जनरली यहाँ पे की जाती है। और कोस्टल रीजन में यहाँ की क्लाइमेट फेवरेबल होती है, जिसमें ठंडी क्लाइमेट होती है, फेवरेबल क्लाइमेट होती है, और उसमें जो पशु है वो ज़्यादा दूध देते हैं, अच्छी क्वालिटी का दूध देते हैं और अच्छी क्वालिटी के उनसे डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये थे आज के अपने 3 टाइप की जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर सिस्टम है जो अपने किया। इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।